स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सत्ता के नए केंद्र में रसिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सत्ता के नए केंद्र में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। और आपको पता है मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों को सत्ता के नए केंद्र के बारे में, सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं उनके बारे में बता चुका हूँ कि ये ऐसे देश या फिर ऐसे संगठन है जो क्या कर सकते हैं, आमिर की वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं या फिर आमिर की वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं, उसके वर्चस्व को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इसमें कुछ संगठन भी है और कुछ देश भी है। अब जैसे हम संगठन की बात करें तो सत्ता के नए केंद्र में जो संगठन शामिल किए जाते हैं, या इसको हम पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से जानते थे, तो इसमें है आपका यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया। ये ऐसे संगठन हैं जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन सभी संगठन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं। आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा हम अगर देश की बात करें तो देश में आपको चाइना, इजराइल, रसिया, भारत और आखिर में आप देखेंगे जापान तथा कोरिया। इन सभी देशों की हम बात करने वाले हैं, जिसमें से मैं अगर बात करूं तो अभी तक चाइना के ऊपर, इजराइल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। और आज की इस वीडियो में हम रसिया की बात करने वाले हैं, रूस को समझ लेंगे। और इसके बाद 2 और वीडियो इस चैप्टर के ऊपर मेरे को बनाना होगा, जिसमें एक वीडियो तो आपका भारत के ऊपर रह जाएगा और एक वीडियो में हम क्या करेंगे, जापान और कोरिया को भी समझ लेंगे कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में जापान और कोरिया किस तरीके से उभर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रसिया के बारे में। देखिए, अगर हम इधर मैप के थ्रू अगर रसिया को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा अटपटा सा है ये देश, क्योंकि इसको हम किसी महाद्वीप में शामिल नहीं करते हैं। वैसे महाद्वीप में तो भाई महाद्वीप का तो पार्ट है, लेकिन ये 2 महाद्वीप का पार्ट माना जाता है। इसका कुछ हिस्सा क्या है कि भाई यूरोप में है, ठीक है, इधर यूरोप की तरफ पड़ जाता है, और इधर कुछ हिस्सा इसका एशिया में बढ़ जाता है। इधर आप ये देखिए, ये आपका रसिया पूरा देश है, ये इस तरीके से रसिया पूरा ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से। तो इसका कुछ हिस्सा तो भाई यूरोप में है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया। यहाँ पे लिस्ट में ना 7 लगभग 10 देशों के नाम बता रखे हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं भू क्षेत्र के मामले में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रसिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। चाइना आपको चौथे नंबर पे दिख रहा होगा, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आपका इंडिया है। ये 7 सबसे बड़े देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दोस्तों, अब हम रूस के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो रूस है, एक तरीके से आपको पता है कि सोवियत संघ का हिस्सा था कुछ समय के लिए। जब 1917 में क्या हुआ, सोवियत मतलब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। और उसके बाद रूस जो था वो सोवियत संघ में शामिल हुआ और 15 गणराज्यों में से एक था। आपको पता है कि सोवियत संघ में टोटल कितने गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे। अब 1917 से लेके 1991 तक जो रूस था वो किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस एक अलग देश बन गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी बना, है ना। और जितने भी मतलब सोवियत संघ के अधिकार थे वो सब किसको मिल गए, रूस को मिल गए। अब रूस की हम बात करें तो देखो, जो सोवियत संघ के पास क्या था, बहुत सारा परमाणु हथियार थे, है ना। यूएनओ में इसको स्थायी सदस्य की सदस्यता मिली हुई थी, तो ये सारे अधिकार किसको मिल गए, एक तरीके से रसिया को मिल गए। परमाणु हथियार सारे इसको मिल गए। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की संख्या मिल गई। और इसके अलावा सोवियत संघ और रसिया के बीच में जो भी समझौते हुए थे, ठीक है, उन सब वो जितनी भी संधियाँ हुई थी वो सब का पालन अब किसको करना था, रसिया को करना था। एक तरीके से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो बना था वो रूस ही बना था। अब हम रूस की आर्थिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, रूस की अगर आर्थिक विशेषता की बात करें तो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे हम अमेरिका की तुलना में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है ये, लेकिन फिर भी शुरू से ही क्या है कि अमेरिका से टक्कर लेता रहा है ना। अब ये इसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भाई इसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के पीछे का मेन कारण है रूस के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। तो इस कारण ये क्या है, विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित हो रखा है, लेकिन अमेरिका से काफ़ी अभी भी पीछे है। ठीक है, अब हम इसके राजनीतिक विशेषता की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर रूस की हम राजनीतिक विशेषता की बात करें तो 1993 के संविधान के अनुसार रूस क्या है, एक गणतांत्रिक सरकार के साथ एक लोकतांत्रिक देश है ना।
और संघात्मक, आपको पता है संघात्मक यानी कि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग अंगों में किया गया है, और कानून आधारित शासन जो है उसकी घोषणा वहाँ पे की गई थी जब 1993 में इसका संविधान बना था। इसके अलावा राजनीतिक पावर में आप ये भी बता सकते हैं कि भाई जो रूस है वो एक तरीके से यूएनओ में इसको क्या है, वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर का मतलब आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो वैसे हम इसके बारे में चैप्टर नंबर जो 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन वीटो पावर एक तरीके से आपको मैं बता देना चाहूँगा हल्का फुल्का कि भाई वीटो पावर जो है उसके माध्यम से यूएनओ का कोई भी फैसला होता है ना, उसको वीटो पावरधारी जो कोई भी देश है जिसको वीटो पावर मिला हुआ है उसको जब चाहे बदल सकता है ना, यही वीटो पावर है। अब देखिए अगर इसके हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन इस समय इसके राष्ट्रपति है ना। और यहाँ पे चुनाव होता रहता है, चुनाव करवाया जाता है और नेता को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन ये चुनाव बस दिखावे के लिए होता है। वास्तव में आपको पता होगा कि जो पुतिन है वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ के राष्ट्रपति है और अभी आगे बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बस दिखावे के लिए लोकतंत्र को दिखाया जाता है बस, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रूस की सैन्य विशेषता की। तो देखिए इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, मतलब अगर ताकत की हम बात करें, ताकतवर सेना की अगर बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रसिया के पास है। इसके पास क्या है, परमाणु हथियार है, परमाणु संपन्न देश है ये, है ना। तकनीकी के विकास में क्या है, इसके पास बहुत अधिक हथियार मौजूद है। अगर हम तकनीकी हथियार की बात करें, आधुनिक हथियार की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। ये क्या करता है, जो हथियार है उसका निर्यात भी करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता है। और रूस से हम जैसे अगर रूस की बात करें तो रूस सबसे ज़्यादा अगर हथियार की बात करें तो 25% मतलब जो है वो किसको निर्यात करता है, भारत को निर्यात करता है। लगभग अपने हथियार का 25% भारत को निर्यात करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी सेना की अगर हम बात करें तो आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति कर रही है और ज़्यादा आधुनिक हथियार वगैरह बनाने में लगे हुए हैं ये, ठीक है। और इनके पास दुनिया की अगर हम बात करें तो चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है, मतलब कि अपनी सेना पे खर्च करने वाले चौथे सबसे बड़े देश में रसिया जो है वो शामिल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किसमें बताने हैं, रसिया की सैन्य विशेषता में बतानी है। आखिर में हम बात कर लेते हैं भारत रूस संबंध की। तो भारत का क्या रहा है कि शुरू से ही जो साम्यवादी देश है ना उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। और शुरू से ही रूस जो है, रसिया जो है शुरू से ही भारत को हेल्प करता रहा है, मदद करता रहा है ना। दोनों देश का सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक शक्ति का एक केंद्र ना हो, बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, बहुत सारे शक्ति के केंद्र हो, मतलब अलग अलग देश शक्तिशाली हो और मिलके आपस में क्या करे, हो शासन व्यवस्था को चलाए। ऐसा ये बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि सभी शक्तिशाली देश हो, ऐसा ये सोचते हैं दोनों ही, भारत भी और रूस भी। लेकिन आपको पता है कि लगभग 1945 से लेकर, है ना, मैं आपको डेट बताना चाहूँगा, 1945 से लेके 1991 तक जो विश्व था वो दो ध्रुवीय था। दो ध्रुवीय यानी कि यहाँ पे क्या थे, दो गुट थे, है ना। एक तो आपका सोवियत संघ का गुट हो गया, एक अमेरिका का गुट हो गया। इन दोनों में ही महाशक्ति बनने की होड़ चलती रही। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विश्व था वो एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई। लेकिन अब अगर हम बात करें तो धीरे धीरे फिर से अमेरिकी वर्चस्व का खात्मा हो रहा है और बहुत सारे नए नए देश, बहुत सारे नए नए संगठन उभर के सामने आ रहे हैं जो क्या कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। तो धीरे धीरे विश्व क्या बन जाएगा, बहुध्रुवीय विश्व बन जाएगा, है ना। और ऐसा सपना भी है दोनों ही देश का, भारत का भी और रसिया का भी। अब देखिए 2001 में क्या हुआ, इन दोनों ही देश के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, मतलब दोनों देशों के बीच में व्यापार करने के लिए जो समझौते 80 लगभग 80 दोनों पक्षों के बीच में समझौते हुए थे। भारत रूसी हथियारों का खरीदारक देश है। भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रसिया से क्या करता है, हथियार वगैरह खरीदता है ना। भारत में रूस से तेल का आयात होता है। वैज्ञानिक योजनाओं में भी रूस की मदद होती है, मतलब जो भी हमारी वैज्ञानिक योजनाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं रसिया उसमें हमारी मदद करता है। और तेल तो आयात हमें करता ही करता है एक तरीके से, मतलब निर्यात करता है एक तरीके से। निर्यात मतलब क्या होता है, जब हम किसी देश को मतलब देते हैं कोई चीज़, और आयात मतलब हम जब किसी चीज़ को दूसरे देश से मंगाते हैं तो आयात हो गया। तो हम क्या करते हैं, रसिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार आयात करते हैं। इसके अलावा रसिया ने क्या किया भाई, कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा भारत को सपोर्ट किया है, हमेशा भारत का समर्थन दिया है, ठीक है ना। तो ये भी आप भारत रूस संबंध में बता सकते हैं, सारे पॉइंट्स भारत रूस संबंध में आ जाएंगे। तो ये आपका रसिया का टॉपिक था, जो भी चीज़ें आपको समझानी थी मैंने समझा दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहले
रसिया की बात की थी, है ना, रसिया की विशेषता हमने समझ लिया, उसके बाद उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक विशेषता, और आखिर में हमने भारत रूस संबंध को भी समझ लिया है। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। बाकी हिस्ट्री की वीडियो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस की तो मैं करवा ही रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको बहुत ही जल्दी कवर करवा दिया जाएगा रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर है वो भी अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल से इसी तरीके से बने रहे और वीडियोस को शेयर करते रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।